So today we'll be starting with chemical reactions. Basically, it is a part of inorganic chemistry. When we talk about inorganic chemistry, we talk about chemicals. Okay, so when we are talking about chemicals, chemicals में क्या आता है? HCl आता है, H2SO4 आता है, NaOH आता है ना? तो ये सारी जो चीजें मैंने बताया, H2SO4, NaCl, है ना, HCl, NaOH, ये सब के लिए अपने को क्या चाहिए होगा? ये सब के लिए अपने को पता होना चाहिए इन सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स। सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज, एक बार सिंबल पता हुई, उसके बाद पता होना चाहिए इन सिंबल्स पे, जैसे मान लो सोडियम Na, ठीक है, इन सिंबल्स पे नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। एक बार एटॉमिक नंबर पता चल गया, वी शुड नो कि इनका जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कैसा बनेगा। इसके बेसिस पे अपने को पता चलेगा कि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट रिंग। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे पता चलेगा कि इनकी वैलेंसी क्या है। एक बार वैलेंसी पता चल गई, then you will be able to write the chemical formula of substances. So एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सो एंड सो सब्सटेंस दिया हुआ है प्लस सो एंड सो सब्सटेंस दिया हुआ है, इसका जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए जो है दो डैश प्लस डैश डाल देंगे। अब नीचे जो है चार ऑप्शंस होंगे, वो चार ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे, उसमें सिर्फ जो है आपको मान लो कि Na2SO4 होना चाहिए था, Na2SO4 प्लस H2O, तो एक में NaSO4 लिखा हुआ है, NaSO4 होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है, इफ यू आर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो व्हाट दे आर एक्चुअली सीइंग फॉर, दे आर सीइंग फॉर कि आपको क्रॉस वैलेंसी कितने अच्छे से आती है, चीजों की वैलेंसीज कितने अच्छे से आते हैं, चीजों के सिंबल्स आपको कितने याद है, ठीक है ना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रक्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाई डू केमिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी इनको कि इनको आपस में रिएक्शन करने की जरूरत पड़ी। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, से बहुत सारे होते हैं। देन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये सारे। एक बार ये सारा पता चल गया, इफ वी आर एबल टू लर्न सो मच, तो फिर आपका बेसिकली फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। ये सब अपना बेसिक्स है, फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। उसके बाद एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये मेन तीन चैप्टर्स है, ठीक है ना। फर्स्ट तो ये सारा, उसके बाद ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्ड इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके बाद एनडीए में कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ डेली लाइफ, ठीक है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज इन ऑर्डर टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम योर वेट बैग, और नीचे जो है चार ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए उन चार ऑप्शन में से आपका पानी को एब्जॉर्ब करने वाला क्वालिटी कौन रखता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ते पढ़ते बीच बीच में ही देखते रहेंगे, इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। व्हेन आई एम टीचिंग यू, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि जो हम लोग टैल्कम पाउडर लगाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या चीज होती है, जो लड़कियां जो सिंदूर लगाती है उसमें कौन सी चीज होती है, ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है ना। सिंदूर के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, सोप के अंदर कौन सी चीज है, ठीक है, गन पाउडर में क्या होता है, सीमेंट में क्या होता है, ग्लास में क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है। सो विद टाइम आई विल टेल यू। आज हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं, प्लेइंग विद एलिमेंट्स, ठीक है। सो दोज आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आप लोगों को तो आना ही चाहिए। दोज आर नॉट इवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आपके लिए भी एक बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। सो विल बी सीइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ओवर हियर, ठीक है ना। सो प्लेइंग विद एलिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, व्हाई डू केमिकल्स रिएक्ट, पहले तो हम लोग इन तीन चीजों को पढ़ लेते हैं। सो दिस आर द एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन आवर पीरियोडिक टेबल ऑल टुगेदर, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, वेरी गुड, ओके, ग्रेट। इसमें से लिक्विड्स कितने हैं, हाउ मेनी ऑफ दिस एलिमेंट्स आर लिक्विड, हाउ मेनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर लिक्विड, 118 में से, अरे बताओ, केवल दो लिक्विड्स है,
ओनली 2 लिक्विड्स आर देयर, एक मेटल में है, ठीक है, दैट इज मर्क्यूरी Hg, और दूसरा नॉन मेटल में, दैट इज ब्रोमीन, ठीक है, एक है मर्क्यूरी, दूसरा है ब्रोमीन। ओनली 2 आर देयर जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। गैसेस कितने हैं? हाउ मेनी आर गैसेस? कुल मिला के 11 गैसेस है, ठीक है। सो 11 और 2 13, 13 माइनस कर दो 118 में से, सो 105 सॉलिड एलिमेंट्स है, ठीक है। 105 सॉलिड्स, 11 गैसेस, 2 लिक्विड्स, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे वोलाटाइल कौन कौन है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेडियो एक्टिव, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म। ये सारे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा है, उसको फाउंड किसने, हु हैड फाउंड द फर्स्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑन अर्थ। ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो कि जनरल नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको एफ कैट वगैरह क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है ना। सीडीएस एनडीए में ज्यादा नहीं आएगा ये सब, ठीक है। एफ कैट टाइप के उसमें जीके आता है, उसमें आ सकता है, ठीक है। सो दिस आर 118 एलिमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। लेकिन अपने को याद कितने करने, अपने एग्जाम में काम कितने आने वाले, पहले 20 एलिमेंट्स, ठीक है ना। वी नीड टू नो इन वेरी मच डिटेल अबाउट द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ये 20 के साथ साथ कुछ और बताऊंगा, जैसे जो इसमें नहीं है, आयरन हो गया, आयरन इसमें नहीं है बट पता होना चाहिए, जिंक पता होना चाहिए, बेरियम पता होना चाहिए, ठीक है ना, कॉपर का पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ और है जो कि इस 20 के अलावा अपने को पता होना चाहिए। मोटा मोटा आप मानो 30 एलिमेंट्स अगर आपको पता है, ये 20 प्लस और एक 10 की लिस्ट दे दूंगा, तो इसका मतलब आपको जो है केमिस्ट्री में जितना एग्जाम में आएगा, एनडीए में, सीडीएस में, एफकेट में, उतना आप जो है मास्टर कर लोगे। इनफैक्ट सीएपीएफ में भी यही लेवल आता है, ठीक है ना। सो दिस 20 एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है ना। सो ये इनको अरेंज कैसे किया गया है, हाउ आर दिस पुट इनटू 1 2 3 4 5 6, ऑन व्हाट बेसिस आर दे अरेंज्ड? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, वेरी गुड। इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। अब ये जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, व्हाट इज सीन एग्जैक्टली इन दिस एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे दो कंसेप्ट है, देख लो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। नॉर्मली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, लेकिन दिस इज ट्रू ओनली फॉर अ न्यूट्रल एटम, दिस इज ट्रू ओनली फॉर न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम क्या होता है थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। सो न्यूट्रल एटम नहीं तो फिर और कुछ हो सकता है, यस, दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज, देन दे आर नॉट न्यूट्रल। इन दैट केस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ, नहीं, ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके हमारा एटॉमिक मास बनता है। और ये जो मास हम लोग लिखते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, द मास दैट वी राइट
जैसे इफ आई से लेट्स से सोडियम, सोडियम का मास इज 23, 23 क्या, गाय भैंस बकरी। एएमयू पुराना है, एएमयू जो है ये पुराना कंसेप्ट है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अभी हम लोग यू यूज करते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास। यू का मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास है, एएमयू पुराने जमाने में यूज होता था। ठीक है ना, दिस वाज एटॉमिक मास यूनिट। नाउ वी डू नॉट यूज एएमयू, वी यूज यू। यू इज यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है ना, क्लियर ये चीज। ओके, सो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इन 20 एलिमेंट्स को एक के नीचे एक अरेंज किया गया है। तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इतना दूर हीलियम क्यों? ये इधर ही हो सकता था, इधर हीलियम हो जाता, इधर लिथियम हो जाता, इधर बेरिलियम हो जाता। व्हाई आर दे अरेंज इन दिस पर्टिकुलर मैनर? बताओ। नोबल गैस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी डिफरेंस, ग्रुप 18 होता है। मेरा सवाल समझे? सवाल ये है कि इसको इधर क्यों नहीं रखा, इधर ही लगा देते टू को, इधर जगह क्यों खाली छोड़ी? यस, सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। सो हमने पीरियोडिक टेबल में इनको ऐसे अरेंज किया है कि एक के नीचे एक आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर रहे। ठीक है ना, एक के नीचे एक आने वाली प्रॉपर्टीज सबकी सिमिलर रहे। जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, ये सब जो है दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे आर कॉल्ड एज अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, ये सारे जो है, ये सब में मतलब एक्चुअल में वी नीड टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 20 एलिमेंट्स ही है। हाँ, यहाँ पे जो है जो आपको हाइड्रोजन से नीचे वाले दिख रहे हैं, ये सारे अल्कली मेटल्स है। उसके बाद वाले अल्कली अर्थ मेटल्स है। उसके बाद यहाँ पे जो आते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो है दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, थोड़े से ज्यादा रिएक्टिव होते ही है। उसके बाद ये जो है, ये वाला जो ब्लॉक है जिसको यहाँ पे नीचे लिखा गया है, ये दोनों जो खाली जगह दिख रही है, तो ये दोनों खाली जगह पे जो आने वाले एलिमेंट्स है, यहाँ पे नीचे लिखा गया है, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे देखना, प्रॉपर्टी डिफरेंस या सिमिलर इन प्रॉपर्टी, बात तो एक ही है ना। हम्म, देखो, रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से प्रॉपर्टी डिफरेंट के हिसाब से दे आर पुट इनटू डिफरेंट कॉलम्स। ठीक है ना, ये जो है इधर इधर इधर, इन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें, रोज को देखें, सो रोज में, ठीक है, इफ वी सी दिस, एक के नीचे जो एक आ रहे हैं एलिमेंट्स, उन सब की प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन LIBE ये सारे जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसके साइड वाला जो टेबल होगा, इसके बाद वाला जो होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग, उसके बाद वाले की प्रॉपर्टी अलग। ठीक है, सो प्रॉपर्टी डिफरेंस या प्रॉपर्टी सेम, बात तो एक ही है ना, ऐसा नहीं है। हाउ कैन इट बी सेम? अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट है, सेम है तो सेम है। सो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले आर अरेंज्ड इन डिफरेंट कॉलम्स स्पेसिफिकली। सेम प्रॉपर्टी वाले दे आर पुट इनटू सेम कॉलम। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे अगर अपने पास पूरे ऐसे टोटल करोगे तो विल बी हैविंग 18 ग्रुप्स, 1 2 3 4 कर करके ऐसे, ये लास्ट तक जो है 18 ग्रुप्स। दैट मीन्स 18 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, और उनमें जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स है वो एक ही लाइन में एक के नीचे एक रखे गए। सो इन अ मैनर वी कैन से कि हमारे पास 18 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, एंड उन 18 टाइप्स में मल्टीपल एलिमेंट्स है। ठीक है, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट
ये वाला ग्रुप। अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स में क्या डिफरेंस है? वैलेंसी का डिफरेंस है, ठीक है, वैलेंसी का डिफरेंस है। और एक जो है अर्थ के क्रस्ट से मिलता है, दूसरा जो है अर्थ के क्रस्ट से नहीं मिलता है। कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो है अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, इसलिए अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कली मतलब बेसिकली दे आर बेस, ये दोनों ही बेस है। एक जो कि अर्थ के अंदर से ही निकल रहा है, एक जो है अर्थ के क्रस्ट से निकल रहा है, ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकल डिफरेंस है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे है, ये नोबल गैसेस नहीं है रे बाबा, नोबल गैसेस लास्ट में है, इनको बोलते हैं मेटालॉइड्स, ठीक है। मैंने याद किया था, बस ई एस टी अट ओ सब्जी, ये बस ई एस टे अट ओ सब्जी, ठीक है, ये हमारे मेटालॉइड्स, 8 मेटालॉइड्स है। दे आर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। लास्ट वाला जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज नोबल गैसेस। ये लास्ट में जो है, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये नोबल है, ये दूसरों के साथ नहीं मिलते, घुलते मिलते नहीं, आपस में ही रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप, क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, ठीक है। सो सो दिस आंसर्स द क्वेश्चन कि इनको इस तरीके से क्यों रखा गया है, एक के नीचे एक आने वालों की प्रॉपर्टी सबकी सेम है, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स, सेम वाले एक साथ है, डिफरेंट वाले अलग अलग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। अब इसका मतलब क्या, हीलियम, नियोन, आर्गोन की सेम प्रॉपर्टी है? यस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सेम है? यस। ऑक्सीजन, सल्फर की सेम है? यस। नाइट्रोजन, फास्फोरस की सेम है? यस। कार्बन, सिलिकॉन की सेम है? यस। बोरॉन, एल्यूमिनियम की सेम है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सेम है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या इनकी सेम है? नहीं, हाइड्रोजन की सेम नहीं है। हाइड्रोजन एक्चुअली इज लाइक अ हैलोजन गैस। हैलोजेंस आते हैं सेकंड लास्ट कॉलम में, 17th में, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो है इनको बोलते हैं हैलोजन गैसेस। हाइड्रोजन वैसा है, हाइड्रोजन इनकी तरह है, ठीक है ना। तो फिर इसको क्यों फर्स्ट में रखा गया है? इसके ऊपर तो सवाल हेनरी मोस्ले को भी पूछा गया था और उसके पास भी जवाब नहीं था, ठीक है। तो उसने बोला कि हाइड्रोजन इज शोइंग सम प्रॉपर्टीज लाइक दिस मेटल्स आल्सो। लाइक व्हाट प्रॉपर्टी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब की एक प्रॉपर्टी है कि ये लोग अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही हाइड्रोजन के पास भी जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, वो भी वो डोनेट करना ज्यादा प्रेफर करता है, ये नहीं कि हमेशा ही डोनेट करता है। देर आर मैक्सिमम केसेस, 95% केसेस में हाइड्रोजन इज गोइंग टू डोनेट इट, बट देर आर 5% केसेस वेर इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है ना। उससे कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे मतलब एक्चुअल में सिर्फ 4 ही है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ओनली इन दिस केस, इनके साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बाकी सबके साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो डोनेटिंग एबिलिटी किसकी तरह है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की तरह, इसीलिए उसको उसके ऊपर रखना प्रेफर किया है। बट इसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी कैसी है? नोबल, ये क्या बोलते हैं, हेलोजन गैसेस की जैसी। हेलोजन गैसेस कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब, ठीक है ना। तो होना कहाँ चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था। बट ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, दे ऑल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, वेर एज सोडियम, ये हाइड्रोजन इज डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज पुट इनटू द फर्स्ट लाइन। समझ में आ रही बात? ओके, ठीक है। सो अभी ये हो गए हमारे पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। थोड़ा बहुत तो आपने देख ही लिया होगा कौन किधर है, कैसा है, ठीक है। तो पहले को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरा है अल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट वाला जो है दैट इज जीरो ग्रुप, सेकंड लास्ट इज कॉल्ड एज हैलोजेंस, ठीक है। और बीच में कुछ कुछ गैसेस है, कुछ कुछ मेटल्स है।
ठीक है, अब देखो कार्बन, ये जो कार्बन है हमारे अर्थ में ऑलमोस्ट 95% चीज है, 95 क्यों 99% चीज है कार्बन से ही बनी गई है। इसका मतलब सिलिकॉन और कार्बन की प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? विल द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन बी सेम? मोर लाइकली सेम। Yes, because they are placed under each other. So scientists are now trying to find some other planet in which they find silicon. अगर ऐसा कोई planet मिल गया, जैसे हमारे अर्थ में हर चीज कार्बन से बनी है, वैसे ही कोई planet मिल गया जहाँ पे हर चीज सिलिकॉन से बनी हो, वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी। ठीक है, देयर ऑल्सो द लाइफ कैन एग्जिस्ट देन। सो साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ लैंड। और ऐसे कहा जाता है कि ऐसा लैंड होगा भी जहाँ पे एलियंस रहते होंगे। ठीक है ना, तो ऐसा जो है साइंटिस्ट का दावा है। तो स्टिल इट इज नॉट कंफर्म्ड, दे आर ट्राइंग टू फाइंड। ठीक है ना, सो अगर सिलिकॉन वाला कोई लैंड मिल गया तो वहां पे भी लाइफ पॉसिबल होगी। ठीक है, नाउ एक एलिमेंट को जब हम लोग लिखते हैं, लेट्स से कि इफ आई राइट सोडियम, आई विल राइट सोडियम इन दिस वे। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 23 ऊपर एंड 11 नीचे। सो ये 23 और 11 क्या डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं? तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो है ये होता है हमारा एटॉमिक मास, और ये नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सो फिलहाल जो है यहाँ पे एटॉमिक मास 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। क्या सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से आप मेरे को बता सकते हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स विल बी देयर इन सोडियम, कैन यू टेल मी दिस? गलत जवाब, 12 होंगे। यस, हाउ? एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना, एंड एटॉमिक नंबर इज 11 विच इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। सो अगर प्रोटॉन्स 11 पता है हमें, तो यहाँ पे हम लोग इसके इसके बदले में हम लोग 11 लिख देंगे। अब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है और टोटल कितना है, 23 है, तो 23 माइनस 11 कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ओके, सो ऊपर होता है मास, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करने वाले हम लोग। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले एटम्स की शुरुआत, एटम्स की खोज किसने की थी? हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर अबाउट एटम्स? हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर अबाउट एटम्स? क्या बात करो, कुछ दिन पहले ही तो बताया था। यस, महर्षि कनर्ड ने। ठीक है, महर्षि कनर्ड ने की थी। ओके, और अगर मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करें, सो एटॉमिक थियरी किसने पेश की थी? हु वाज द फर्स्ट जिसने एटॉमिक थियरी पेश की है? डाल्टन ने। वेरी गुड। ठीक है, जॉन डाल्टन। यस, ठीक है। और बाद में पता चला था, क्योंकि डाल्टन ने एक्चुअल में कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल, जो कि गलत निकला था, है ना। डाल्टन पॉस्टुलेट्स पढ़े होंगे अपने, 6 पॉस्टुलेट्स थे, उसमें से 3 में गलती थी। ठीक है, तो 3 में से एक था कि एटम्स, उसने बोला था इंडिविजिबल होता है, बट समय के साथ साथ एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हमें पता चले, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स जो है ये गोल्डस्टीन ने फाइंड किया था 1886 में। इलेक्ट्रॉन्स जे जे थॉमसन ने फाइंड किया था 1897 में। और न्यूट्रॉन्स जो है ये जेम्स कैडविक ने फाइंड किया था 1932 में। ठीक है ना। सो जेम्स कैडविक देख रहे हो नीचे, जेम्स बॉन्ड की तरह ही दिखता है एकदम, है ना। ये बाकी थोड़े बुड्ढे बुड्ढे टाइप के दिखते हैं। जेम्स कैडविक, जेम्स, ठीक है, जेम्स बॉन्ड की तरह एकदम। ओके, सो प्रोटॉन जो है ये है, गोल्डस्टाइन ने निकाला इसको, इलेक्ट्रॉन्स को जे जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन्स को जेम्स कैडविक ने। नाउ वी आल्सो नीड टू नो अबाउट देयर मासेस। इनके जो मास होते हैं, ये मास क्या होता है? तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का भी सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इलेक्ट्रॉन का जो है वो होता है 9 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। तो सबसे ज्यादा मास किसका है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द हेवीएस्ट मास?
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके ओके ओके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मोर और लेस इनके मास सेम ही होते हैं, ठीक है। सम पीपल हैव दिस कंफ्यूजन कि सर ये तो 28 दिख रहा है इधर और यहाँ पे 24 दिख रहा है। सो बेसिकली ये 10 रेज टू माइनस है, तो 10 रेज टू माइनस 10 और 10 रेज टू माइनस 15, विच नंबर इज बिगर? इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 10 रेज टू माइनस 10। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब भी मैं ऐसा लिखूं 10 रेज टू माइनस समथिंग, इट मीन्स 10 के नीचे, जैसे 10 रेज टू माइनस 10 था ना, तो ये जो 10 रेज टू माइनस 10 है ये नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 रेज टू प्लस 10, ठीक है ना। ये बन जाएगा 10 रेज टू प्लस 10, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 जीरो से डिवाइड होगा ये। 1 को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो से डिवाइड करेंगे। When I write 10 raised to minus 15, what does it mean? It means 1 upon 10 raised to 15. इसका मतलब यहाँ पे 15 जीरोस होंगे, 1 2 3 4 5 6 से कर करके 15 जीरोस। तो 1 को अगर मैं 10 जीरो से डिवाइड करूंगा तो बड़ा आएगा, या 15 से डिवाइड करूंगा तो बड़ा आएगा? अब इसी बात है, 10 से करूंगा तो आएगा। लेस डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा डिवीजन हो रहा है, 15 जीरो से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव में जब भी आपको नंबर दिखे तो नेगेटिव वैल्यू जिसकी आपको छोटी दिख रही है, जैसे यहाँ पे 24 है तो ये भारी है। इनफैक्ट इनका रेशो क्या है? 1:10,000। 4 जीरो का फर्क है ना, तो 4 जीरो का फर्क मतलब 1:10,000। मतलब अगर लेट से कि इलेक्ट्रॉन 1 kg का होता तो करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 10,000 kg के होते हैं। 1:10,000 का फर्क है। इसका मतलब इन दोनों में, इन दोनों के मास में हजार, मतलब जमीन आसमान का फर्क है बेसिकली। 10,000 का फर्क मतलब जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक कि अ स्टोन एंड अ फेदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ फेदर एंड अदर इज लाइक अ स्टोन, ठीक है। तो दिस इज हाउ द डिफरेंस इज। सो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स दे आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है इनका मॉडल आया कैसे? हाउ डिड दिस मॉडल कम इनटू एग्जिस्टेंस? सो जो जे थॉमसन का मॉडल था, अब देखो इसकी हिस्ट्री में जाओ। डल्टन ने कहा कि एटम एक गोल सी चीज है, ठीक है, इसके अंदर कुछ और होता है पता ही नहीं था, नो वन न्यू अबाउट इट। उसके बाद 1886 में गोल्डस्टीन ने कहा कि ये जो है पॉजिटिव चार्जेस से भरा होता है, इसका मतलब ये एक गोल है, इसके अंदर हर जगह पे सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट इमेजिन अ सर्कल एंड पुट ऑल द पॉजिटिव सिंबल्स इनसाइड इट। सो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, सो ऑल पॉजिटिव्स इनसाइड, दैट्स इट। तो इसके लिए कोई नया सा मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सर्कल बनाया, अंदर सारे प्लस सिंबल डाल दिए, ठीक है ना, 1886 में। बट दिक्कत तब आई ना जब प्रोटॉन्स के साथ अब इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स कब डिस्कवर हुए थे? इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन 1897। सो 1897 में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आया ना कि इतने दिन तो हमें ये पता था कि एक सर्कल है, अब उसके बाद इसके अंदर चेंज ये आया कि इसके अंदर प्लस 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 है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला, इसका स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे? हाउ शुड द स्ट्रक्चर लुक लाइक, ठीक है ना। तो अब जो है जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन ने 1903 के आसपास, ठीक है, जे थॉमसन ने 1903 के आसपास अपना ये वाटरमेलन मॉडल या पम्प पुडिंग मॉडल बनाया। तो इसमें क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जैसे एक वाटरमेलन में पूरा वो रेड होता है, ठीक है ना, अंदर का जो बेस है वो पूरा रेड होता है, उसके ऊपर उसकी सीड्स इधर उधर बिखरी होती है। जस्ट लाइक दैट एक एटम जो है वो फुल्ली एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उसके ऊपर बीच बीच में जस्ट लाइक द सीड्स यहाँ वहां पे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है। इलेक्ट्रॉन्स का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो इधर उधर बस स्कैटर्ड है। जस्ट लाइक इन द पाम पुडिंग यू कैन सी कि अंदर उसको काट रखा है तो उसका एक येलोइश कलर का बेस है, तो दैट इज ऑल पॉजिटिव। उसके ऊपर कहीं कहीं पे जो है टूटी फूटी ये वो कुछ ना कुछ दिखता है, ठीक है ना, तो उसमें जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, तो जस्ट लाइक वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स
लगे हुए हैं यहाँ हुआ, ठीक है। सो दिस वाज जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। सो जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या उसमें कोई छेद है? इज देयर एनी स्पेस कि अगर मैं उसमें कोई लाइट डालूं तो आर पार हो जाए? नो, है ना। तो इसका मतलब ये कि इफ आई ट्राई टू हिट दिस, देन द लाइट शुड टर्न बैक, इट शुड रिफ्लेक्ट। ओके, जे थॉमसन का एक वो था, स्टूडेंट था, जिसका नाम था अर्नेस्ट रूथरफोर्ड। सो जो अर्नेस्ट रूथरफोर्ड है, इसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये इसने किया था 1905 में। 1903 में जे थॉमसन ने अपना स्ट्रक्चर दिया। 1905 में उनके स्टूडेंट ने, रूथरफोर्ड ने जो है एक गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट की। ये जो गोल्ड शीट थी ना, इसकी थिकनेस ओनली 1000 एटम्स की थी। मतलब जैसे अगर मान लो कि ये आपका पेज है, ठीक है ना, नॉर्मल बुक का ये एक पेज है, इसको आप अगर ऐसे फ्लिप करो तो ये आपका थिकनेस होगा, ये साइड वाइज जो है ये आपका थिकनेस है ना। तो बेसिकली एक नीडल जो होता है, इफ यू सी अ नीडल, इस नीडल के हेड पे 1000 एटम्स फिट हो सकते हैं। एट द हेड ऑफ दिस नीडल देयर कैन बी 1000 एटम्स, ठीक है। तो आपका जो पेज का थिकनेस है ना, वो भी उससे ज्यादा है, मतलब 1000 से। तो आप सोचो आपका एक नॉर्मल जो पेज है, उससे भी पतला उसने एक गोल्ड शीट लिया था। ही हैड टेकन गोल्ड शीट मेड अप ऑफ ओनली 1000 एटम्स। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा मतलब 1000 से 2000 हो जाता तो कोई फर्क पड़ता क्या? सो बेसिकली उसने इसलिए किया क्योंकि ये जो शीट है, उसने जो ये शीट ली है, इसमें वो नहीं चाहता था कि एक शीट में, मतलब इसके, मतलब इफ आई सी इन दिस व्यू, अगर मैं इसका ऐसे साइड व्यू देखूं, तो साइड व्यू में एक के पीछे एक और एटम नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसमें से आर पार हो जाए, यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट हो जाए। इसलिए एक के पीछे एक और एटम नहीं चाहिए, तो एक सिंगल सिंगल एटम का इसका थिकनेस होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे साइडवेज में हो सकता है, ठीक है ना, ताकि क्या है कि लाइट जाए तो इसमें से जाए, बट पीछे एक और ना हो, ठीक है ना। साइडवेज हो सकता है, बट एक के पीछे एक नहीं हो सकता। दिस इज वॉट ही वॉन्टेड, दैट इज वाई ही टुक ओनली 1000 एटम का थिक एक गोल्ड शीट, ठीक है ना। तो एक गोल्ड शीट लिया उसने, और एक गोल्ड शीट लेने के बाद सामने उसने अल्फा पार्टिकल का एक टॉर्च वो किया, ठीक है। देयर वाज अ टॉर्च जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हुए जाती है। अल्फा पार्टिकल्स बहुत हैवी होता है, ठीक है। दिस इज डबली चार्ज देन हीलियम। हीलियम का मास होता है 2, ठीक है ना। तो ये डबल ही चार्ज है, इसका मतलब इसका मास है 4, नहीं, हीलियम इज एटॉमिक नंबर 2, उसका मास 4 है, तो ये इसका 8 है, ठीक है। तो डबल देन हीलियम, हीलियम का डबल मास होता है अल्फा पार्टिकल्स में, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल से इसने जो है इस गोल्ड शीट को बम्बार्ड किया। बम्बार्ड किया मतलब अपने लाइट्स इसके तरफ फेंके, ठीक है। बहुत हैवी है, तो अगर मान लो कोई हल्की सी चीज होगी तो इससे वो अटकेगा नहीं, हैवी होने के कारण ये उसको पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाएगा। सो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? एक्सपेक्टेशन वाज दैट कि जैसे जे थॉमसन ने कहा कि एक एटम जो है पूरे तरह से अंदर से भरा होता है, हॉलो नहीं होता। तो हॉलो नहीं होगा तो फिर ये तो फिर टर्न मारना चाहिए था, इट शुड गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। बट एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे वो शॉकिंग थे। व्हाट हैपेंड व्हेन ही made that alpha particle race to pass through the gold sheet, maximum of the particles, maximum of the particles penetrated the sheet and went behind, ठीक है ना। मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स, ये पेनिट्रेट करके इसकी लाइट पीछे चली गई। अगर ये पूरे तरह से जो है हॉलो नहीं होगा, अगर ये भरा होगा तो फिर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। सो उसके बाद उसने बारीकी से उनको एक एक एटम लेकर एग्जामिन किया, ठीक है। एक एक एटम लेकर जब एग्जामिन किया, ही केम टू दिस कंक्लूजन दैट व्हेन वी बम्बार्ड एन एटम, जब हम लोग एक एटम को बम्बार्ड करते हैं तो मैक्सिमम पार्टिकल्स उसमें से थ्रू एंड थ्रू चली जाती है, ठीक है। लेकिन 12,000 में से एक पार्टिकल, आउट ऑफ 12,000 ओनली वन पार्टिकल टर्न्स बैक 360 डिग्रीज, यहाँ पे हिट किया, ये जैसे गया था एग्जैक्टली वैसे ही ये वापस टर्न बैक हो जाता है।
इसका मतलब भारी भरकम सा कोई चीज होगा बीचों बीच, जिससे अगर लाइट रे टकराती है तो एग्जैक्टली वैसे ही रिबाउंड आती है। लेकिन ये चीज बहुत छोटी होगी, क्योंकि एक ही लाइट रे से आया 12,000 में से। आउट ऑफ 12,000 ओनली वन केम बैक। ये कैसे ऑब्जर्व किया? ही मस्ट हैव, जो पार्टिकल से उसके लाइट जा रहे हैं, जैसे अगर आप एलईडी टॉर्च से अगर लाइट पास करोगे ना, एक एलईडी से एक लाइट जाती है, ठीक है? तो मे बी उसने ऐसे कुछ रखा होगा जिसमें से एक एक बीम जारी होगी, तो उसमें से एक बीम जो है वापस आ गई, और बाकी सब जो है आसपास, मतलब आर पार चली गई, ठीक है ना? अगर ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, हाँ लेजर टाइप का तरीके से, अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, पीछे लाइट जा रही है तो दिख जाएगा, इफ द लाइट इज गोइंग बिहाइंड ये दिखेगा। एक लाइट वापस आ रही है इस डायरेक्शन में, ये भी दिख जाएगा, ठीक है ना? और कुछ लाइट रेज जो है वो ऐसे एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, बहुत कम, कुछ ऐसे एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो इसके बीच में बहुत छोटा सा एक ऐसा पार्ट है जिसके एकदम बीचों बीच जब लाइट टकराई, एकदम बुलसाई, ठीक है, बुलसाई पे टकराने पे ये जो है वापस से रिटर्न आ गया। इसके लेकिन एकदम कोने पे लगी, मान लो इसके एकदम ऐसे कोने से छूकर लगी, तो फिर वहां से ये इस तरीके से जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये कोने पे लगी, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा हो गया, बट एग्जैक्टली बुल साई पे मारा तो वो एग्जैक्टली 360 डिग्रीज आ गया। अगर वो एकदम कोने पे, मान लो ये सर्कल है, तो इसके कोने पे लग रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस कोने पे लग रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, एकदम बीचों बीच लग रहा है तो वो वापस से एकदम सेम पाथ रिट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा समझ आई बात? तो ये जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम में बहुत ही भारी सी कोई चीज है, वरना तो ये लाइट एकदम टकरा कर वापस कैसे आती, नहीं आती। इसका मतलब कोई भारी सी चीज है लेकिन बहुत छोटी है, ठीक है, समथिंग इज देयर इन द सेंटर विच इज वेरी वेरी हैवी बट वेरी वेरी टाइनी। दैट इज वाई ओनली आउट ऑफ 12,000 ओनली वन रे केम बैक, ठीक है ना? सो ही कंपेयर्ड दिस विद अ क्रिकेट ग्राउंड। आप एक क्रिकेट ग्राउंड को कंपेयर करो, एक क्रिकेट ग्राउंड के पिच के बीचों बीच अगर एक क्रिकेट बॉल रख दिया जाए, कैन यू इमेजिन साइज ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड इज एटम, एंड उस ग्राउंड के बीचों बीच पिच के अगर हमने पिच के अगर हम लोग एक क्रिकेट बॉल रख देते हैं, सो दैट बॉल इज द सेंटर विच वी कॉल एज न्यूक्लियस, ठीक है? और इतना बड़ा जो है साइज ऑफ एटम, सो इस बॉल के चारों तरफ की जो जगह है ये पूरी एम्प्टी है, तो दैट इज वाई मैक्सिमम रेज विल पास थ्रू। समझ में आ रही बात? ओके, तो अब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हो गई थी, तो रूथरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया? रूथरफोर्ड ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, ठीक है? रूथरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया? मॉडर्न डे, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हल्के होते हैं ना। अगर देखो, अगर भारी कोई चीज बीच बीच में घूम रही होती, लेट से कि प्रोटॉन्स इधर घूम रहा होता, तो फिर लाइट इसको भी लगकर रिफ्लेक्ट होता, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाता इधर उधर, ठीक है ना? तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इससे उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन्स, वो रिंग में घूमते हैं, दे रोटेट इन द रिंग, और जो एकदम हैवी पार्टिकल है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन, तो वो जो है वो सेंटर में है। तो इस साइड की न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, वो रिंग्स में घूमते हैं, ठीक है ना? सो बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ही ट्राई टू मेक अनदर फिगर फॉर क्या बोलते हैं, एटम। तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से दिक्कत ये थी, ये है बीच में न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट रिंग, ये है सेकेंड रिंग, ये है थर्ड रिंग। सो बेसिकली जलेबी के तरह का स्ट्रक्चर था। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है एकदम बाहर के रिंग से, ये ऐसे टर्न मारेंगे अंदर की तरफ, तो ऐसे करते करते वो सेकंड में आएंगे, सेकंड में आते आते जो है ये इसके बाद फर्स्ट में जाएंगे, और फर्स्ट में जाते जाते फाइनली ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अगर ऐसा ट्रू होता तो हर एक एटम का साइज इतने बड़े से धीरे 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 छोटा होते 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 उसके न्यूक्लियस के साइज का होता। अगर ऐसा ट्रू है तो फिर आप जो भी सब्सटेंस देख रहे हो अपने चारों तरफ, हर चीज जो है समय के साथ साथ छोटी हो जाती। इमेजिन करो योर फेस इज टर्निंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर ईच डे,
ठीक है ना। आपका कबर्ड रखा हुआ है, वो धीरे धीरे छोटा 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 होता जा रहा है, ऐसा होता है क्या? इज इट ट्रू? इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये इनवैलिड स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर कैनॉट actually resemble actual atom. ठीक है, क्यों? Because in this the particles, the electrons which are revolving are not stable. Ultimately they fall inside the nucleus. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ये होता है? नहीं नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ये नहीं होता। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बम्बार्ड जब होते हैं तब वो फूटकर, उसमें मास डिफरेंस होता है। आपने एक्चुअल में ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में ये आप लोगों के सिलेबस से स्किप कर दिया था, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या एग्जैक्टली होता है विल टेल यू। इट वाज देयर इन 10th बट कोविड बैच में हटा दिया था। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को अलग से, अभी समझाना मुश्किल है। ओके, सो इसमें पहला तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, हेंस मेक्स द एटम अनस्टेबल, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये थोड़ा सा फिजिक्स में घुसना पड़ेगा। मेरे को बताओ, अगर मेरे पास एक कार है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, वो आगे जा रही है और इस पॉइंट पे भी आने के बाद इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के इंटरवल पे। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस? 0? यस, वेरी गुड। सो v माइनस यू अपॉन टी करेंगे तो v हमारा 20 है, u भी हमारा 20 है और t हमारा कुछ भी रहे, यहाँ पे तो 2 दिया है, कुछ भी रहे, तो 20 माइनस 20 बेसिकली 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी 0। दिस इज एग्जांपल ऑफ, इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, बराबर? ओके, ग्रेट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, इसका मतलब एक सर्कल के अंदर मोशन चल रहा है ये। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी 4 मीटर है, 4 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही होगा, राइट? यस, सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इसमें एक्सेलरेशन होगा, हाँ या ना? विल देयर बी एक्सेलरेशन इन दिस? यस और नो? यस? व्हाई? व्हाई? क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है। डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो इससे क्या होता है? व्हाट हैपेंस इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो एक्सेलरेशन चेंजेस, क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स गोल गोल घूम रहा है, वो बीच में नहीं जा रहा। देखो, कॉमन लॉजिक है, ठीक है, रट्टा मत मारो। एज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटी, कॉमन सेंस से पता चल जाएगा आंसर। देखो इधर, कॉमन सेंस से आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो सीधे रोड पे, एक टर्निंग आ गई, ठीक है, आप चल रहे थे 60 के स्पीड पे, टर्निंग आ गई, तो टर्निंग पे आपकी वेलोसिटी 60 ही रहेगी या कम हो जाएगी? विल यू डिक्रीज द वेलोसिटी और यू विल कीप इट सेम?
मतलब रखना है तो रख सकते हो, बट देन यू विल बेसिकली बी फाउंड इन द हॉस्पिटल। फिजिक्स के हिसाब से वेन एवर यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन इट विल बेसिकली डिक्रीज। ठीक है, वेन एवर यू चेंज द डायरेक्शन द वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट? है ना? Okay. Now in this context, if I am driving with 4 meter per second and at every point my velocity is changing because changing direction, तो हर पॉइंट पे मेरी जो रफ्तार है वो 4 से कम जा रही है ना। अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को 60 मेंटेन करना है लेकिन टर्निंग पे वो मान लो 50 हो गया था, 10 से कम हो गया था, तो मेरे को वापस से 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ आई अगेन वांट टू मेक इट 60, व्हाट विल आई डू? आई विल एक्सेलरेट ना। तो दिस इज द लॉजिक, यही कॉमन लॉजिक है इसमें। आपका जो वेलोसिटी है वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही आप टर्न मारोगे। टर्न मारते ही जब ये मान लो 3 हो गया या 2 हो गया, तो उसको वापस 4 पे मेंटेन रखने के लिए यू नीड टू एक्सेलरेट। So that is why at every point as the velocity changes, you need to keep accelerating to keep it at 4. So this is why a uniform circular motion is an accelerated motion. Clear? Okay, great. Now, if there is acceleration, अभी इतना कंफर्म हो गया कि इधर एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी पक्का होगा, फोर्स भी होगा ना। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन लग सकता है क्या? बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं लग सकता है ना, बिकॉज फोर्स सबकी माँ है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कुछ है तो ऐसा तो मास जीरो तो किसी चीज का हो नहीं सकता, जिसके ऊपर आप धक्का मार रहे हो उसका कोई मास ही नहीं है, भूत तो है नहीं इधर कोई, है ना। सो एनीथिंग ऑन विच यू आर अप्लाइंग सम एक्सेलरेशन विल हैव सम मास। अगर इसका मास कुछ भी होगा, 1 भी होगा, और एक्सेलरेशन की कुछ भी वैल्यू होगी, रैंडम वैल्यू होगी, चलो 1 नहीं ले लेते, तो भी तो फोर्स की वैल्यू आएगी ना 1 न्यूटन। दैट मीन्स इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, ओनली देन योर फोर्स कैन बिकम जीरो, बिकॉज मास तो जीरो हो नहीं सकता। तो कुछ एक्सेलरेशन है, इफ इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम फोर्स। अब मान लो मुझे एक बॉडी के ऊपर धक्का मारना है, ठीक है, तो मुझे धक्का लगाना है इसके ऊपर, तो मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, तो मैं अपना फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मेरे बॉडी से क्या खर्च हो रही है? If I am applying some force in a particular direction, what am I using? Energy. So exactly same thing will happen over here. When the electrons are moving in a circular motion, they are going to apply force here, because acceleration तो होता है circular motion में, तो इसका मतलब यहाँ पे force use करेंगे, centripetal force to be specific, they are moving towards the center here, है ना, तो यहाँ पे centripetal force लगेगा। अब अगर फोर्स लगेगा तो एनर्जी भी जाएगी, तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा ना कि इनकी सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। A point will come when all their energy becomes zero. समझ में आ रही बात? At that time the atom will become highly unstable. ठीक है, एंड फाइनली ये एक्चुअल में ये जो पॉइंट 1 था ना, ये पॉइंट 2 के एंड में भी यही होगा। पॉइंट 2 के एंड में when they lose all their energy they will fall into the nucleus. ठीक है ना। सो इसका मतलब ये कि रुथरफोर्ड का जो ये जलेबी वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायग्राम शोइंग एटम लूजिंग इट्स एनर्जी, इसमें एटम जो है अपनी एनर्जी कॉन्स्टेंटली लूज करता रहेगा, और एक पॉइंट पे आकर वो इस क्या बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा। दिस विल मेक द एटम हाईली अनस्टेबल। सो एटम्स तो हाईली अनस्टेबल नहीं होते, ठीक है ना, वो स्टेबल होते हैं, राइट ना। तो इस तरीके से जो है इसका भी स्ट्रक्चर फेल हो गया। सो रुथरफोर्ड भी फेल हो गया, जे थॉमसन भी फेल हो गया। लेकिन इससे अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। इतना पता चला कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है, इट इज हॉलो, और बीचों बीच जो है उसका न्यूक्लियस है। अब क्या है कि अभी ये जो स्ट्रक्चर इसने बनाया था गोल गोल करके, इसको सुधारना है किसी तरह से। अगर हमने इसकी एनर्जी ड्रेन को बंद कर दिया, एनर्जी लूज करने से बंद कर दिया, तो फिर हमारा काम बन जाएगा, है ना। इफ somehow if we can suggest a model in which the electrons are not losing energy, it will become perfect. तो ये काम किसने किया? ये काम किया नील बोर ने, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नील बोर।
उन्होंने इसको कंपेयर किया हमारे सोलर सिस्टम से। तो सोलर सिस्टम में ईच प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज बीइंग कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द एज। जब से दुनिया बना है तब से ये गोल गोल घूमता ही जा रहा है। अब तक कोई भी एनर्जी लूज होकर गिर गया है क्या सन के अंदर? ऐसी कोई खबर आई है कि वीनस जो है अपनी सारी एनर्जी खोकर जो है सन के अंदर गिर गया? ठीक है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना। सो उस स्ट्रक्चर को स्टडी किया, तो स्ट्रक्चर को स्टडी करके पता चला कि उस स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी चीज ये थी कि ईच प्लैनेट इज मूविंग इन इट्स ओन ऑर्बिट। हर किसी का एक ऑर्बिट फिक्स है, एक ऑर्बिट के अंदर एनर्जी फिक्स रहती है। ठीक है ना। पहले वाले में एनर्जी कम होगी, दूसरे वाले में थोड़ी ज्यादा होगी, तीसरे वाले में और ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब ये गोल गोल घूमते हैं इनकी एनर्जी लॉस तो होती है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इनकी एनर्जी लूज होगी, लेकिन जितना एनर्जी वो लूज करते हैं उतना ही इनको बीच से सन से मिल जाता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे लूज दे गेट इट फ्रॉम द सन। सो एट एवरी लेवल सन्स एनर्जी इज डिफरेंट जितना जाता है। ठीक है ना। तो जिसके वजह से जितना एनर्जी वो लोग लूज करते हैं उतना गेन अगर हो गया तो वो अनस्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना। सो एज एवरी लेवल इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल, इसीलिए इसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे। पहले लेवल में बहुत कम एनर्जी होती है, इसके लिए उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले में जो है थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद वाले में 18, उसके बाद वाले में 32। ठीक है ना। सो नील बोर ने अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको सोलर सिस्टम मॉडल के साथ कंपेयर किया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर लूजिंग व्हाइल दे आर रोटेटिंग इज बीइंग रिप्लेनिश्ड अगेन बाय द एनर्जी फ्रॉम द सन और फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। वंस दैट एनर्जी इज रीगेन्ड दे डू नॉट फॉल डाउन। सो ये जो स्ट्रक्चर था इसके अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स बनाने थे, उसके अंदर जितनी एनर्जी की कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालने थे। कम एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन। हरी बात समझ में? सो दिस इज हाउ नील बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक थियरी केम अप। क्लियर है यहां तक? ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हाउ मेनी रिंग्स आर हियर? सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद के शेल, के के बाद एल, फिर एम, एन, के एल एम एन। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने पास 4 रिंग्स है। तो ये 4 रिंग्स क्या डिनोट करते हैं? 4 रिंग्स डिनोट करते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है। अब इन एनर्जी लेवल्स के अंदर, ठीक है, लेट्स नेम दिस एज 1 2 3 4। फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग। ठीक है। अब इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि नील बोर और ब्यूरी ने मिलके दिया था। हेंस इट इज कॉल्ड एज बोर ब्यूरी रूल। तो बोर ब्यूरी रूल के तहत यहाँ पे फॉर्मूला था 2n², जहाँ पे n डिनोट्स दिस नंबर ऑफ रिंग। तो 2 into 1 का स्क्वायर विल बी 2। तो फर्स्ट रिंग के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 2 into 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 जा 8, मतलब एल रिंग के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी दैट इज देयर। थर्ड, 2 into 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स। और फोर्थ रिंग के अंदर 2 into 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 16 2 जा 32। तो ये है मैक्सिमम कैपेसिटीज। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ लेट्स से आई एम टेकिंग मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर कितने होंगे? 12 होंगे। तो मैंने कहा था एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12 होंगे। सो इफ दे आर हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन्स, इनको अपने को रिंग्स में फिट करना है। ठीक है ना। तो अब मुझे पता है कि पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 8 है, तीसरे वाले में 18 है। तो मैं फालतू में इसको पहले में 2 उसके बाद 8 क्यों डालू?
इसमें 18 जाते तो इसमें 12 डाल देता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ ऐसा? नो, क्यों? क्योंकि भोर ब्यूरी ने ऐसा कहा था कि electrons will be filled subsequently starting from the lowest level to the highest level. लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल आपको भरते रहना पड़ेगा। तो पहले वाले को भरे सिवाय दूसरे पे नहीं जा सकते, दूसरे को भरे सिवाय तीसरे पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो पहले वाले में अगर 2 की कैपेसिटी है तो पहले में 2 डाल दो, उसकी कैपेसिटी भर गई। अगले वाले की कैपेसिटी 8 है तो उसमें 8 डाल दो, वो भी भर गया। उसके बाद थर्ड वाले में फिर और 2 डाल दो, इससे आपके पूरे 12 हो जाएंगे। और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हर एक रिंग में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है। व्हेन आई राइट इट इन दिस मैनर 2,8,2 इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है यहां तक? ओके अगर ऐसा सही है, so according to this, if I take let's say कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20 में मैं पहले वाले में 2 डाल देता हूँ, दूसरे वाले में 8 डाल देता हूँ, 10 हो गए। तीसरे वाले में तो 18 की कैपेसिटी होती है, तो मैं पूरे के पूरे 10 भी डाल सकता था। ऐसा होता है क्या? इज इट राइट? नो, ऐसा नहीं होता। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम? टू कॉमा 8,8,2 राइट? यस। ऐसा क्यों होता है? 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसे पढ़ा था। यस। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है हमें एनर्जी लेवल्स फिल करने होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अपने को एनडीए में देखो, यहाँ पे क्या है कि कॉमर्स आर्ट सारे बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला आपने पढ़ रखा है, यस, अफबाउ प्रिंसिपल, ये वाला आपने पढ़ रखा है, दिस यू नो वेरी गुड, ठीक है। फिलहाल अपने को ये भरने के लिए फिलहाल वैसा एग्जाम्पल नहीं चाहिए, ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। वो एनर्जी लेवल्स हम लोग आपने ऐसे ऐसे सीखा होगा, एक एक छोड़ छोड़ के, 1s है ना, उसके बाद 2s 2p, फिर ऐसे 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 करके यू मस्ट हैव मेड, राइट। मैंने अपने टाइम पे थोड़ा अलग सीखा था, मेरा वाला थोड़ा इजी था। इसमें क्या है कि इसमें ऐसे चेंज आता है, ठीक है। मैंने जब पढ़ा पढ़ा था तो आई हैड मेड स्ट्रेट लाइंस, तो मैंने ऐसे अरेंज किया था कि स्ट्रेट 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 लाइन से हो जाए, ये मोतियों की तरह ये माला ना बनाना पड़े, कंफ्यूजन होता है इसमें। एनीवेज, तो वी विल नॉट क्या बोलते हैं ऑफ बाय प्रिंसिपल के हिसाब से इसको नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे हम लोग ऑक्टेट रूल से। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जो कि नील बोर ने दिया था, नील बोर कहते हैं कि 2 कंडीशन में हमारा एटम जो है स्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। 2 कंडीशन में, पहला कंडीशन, या तो उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है वो पूरा भर जाए, जैसे पहले वाले का पूरा भर गया 2, दूसरे वाले का पूरा भर गया 8, ठीक है ना, या तो पूरा भर जाए तब वो स्टेबल है, या तो मिनिमम उसके आउटर मोस्ट रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। अगर उसके आउटर मोस्ट रिंग में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब वो स्टेबल हो सकता है। तो आप ये समझो कि किसी के अंदर 18 समोसे खाने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितनी है 18 समोसे खाने की, लेकिन इसकी भूख जो है 8 समोसे खाकर मिट जाती है, ठीक है ना। तो लेट से आपके घर में बहुत सारे लोग आए, लॉट ऑफ गेस्ट हैव कम इनटू योर हाउस, ठीक है, और आपके पास समोसे करीब करीब मान लो 20 से 21 समोसे है, ठीक है, एंड लोग खाने वाले 15 के आसपास है। तो आप अकेले 18 खा जाओगे तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं ना। सो इन दिस केस व्हाट विल यू डू? आप भूखे तो नहीं रहोगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट यू विल कंज्यूम इट, देन यू विल अलाउ द अदर्स टू कंज्यूम, ठीक है ना। पहले वो लोग खा ले, अगर लास्ट में कुछ बच गया तो फिर वापस आप खाओगे, क्योंकि आपके पास तो टंकी है ही, है ना, आपका टंकी तो 18 का है।
8 पे पेट भर गया है लेकिन टंकी तो 18 की है. So after having eat, you will allow the others to eat. So if they eat and still something is left, then again it will come back to you. तो यही कुछ इनके साथ भी होता है. ठीक है, हमारे जो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं. इनको मिनिमम जैसे ये वाला जो है एम वाले में 18 चाहिए, बट 8 भर गया, 8 के बाद ये खाना बंद कर देगा. ये 8 के बाद क्या करेगा, ये एन के पास भेज देगा, जिसकी 32 कैपेसिटी है ना, ये एन में भरता रहेगा. एन कब तक भरेगा, 8 तक. 8 भरने के बाद और ज्यादा हो रहा है, ये वापस से एम को बोलेगा तू खा लेगा. तो ये 8 से कहां तक भरेगा, और 10 ले लेगा, 18 तक भर जाएगा. आफ्टर फीलिंग 18 ये वापस से इसमें भेज देगा. तो ये कब तक भरेगा, ये भी 18 तक भरेगा. इसकी जगह अभी 32 है, अब 32 नहीं भरेगा, ये इसके बाद वापस नेक्स्ट वाले में दे देगा, ये 2 लेगा. ये 2 लेने के बाद और बच रहा है, नहीं ये 8 लेगा, सॉरी, ये 8 लेने के बाद और बच रहा है, ये फिर उसके बाद 32 करेगा. ऐसे ये सिलसिला चलता जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो मैंने अभी समझाया आपको, यही ऑफ बॉ प्रिंसिपल से आप वेरीफाई कर सकते हो. दिस इज हाउ द पैटर्न गोज ऑन. ठीक है ना. तो फिलहाल अपने को उतना नहीं चाहिए, अपने को 20 एलिमेंट्स चाहिए. 20 एलिमेंट्स के लिए अपने को ये वाला जो ऑक्टेट रूल है इतना समझना काफी है. जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि एक बार इसके 8 भर गए, ठीक है ना, तो उसके बाद भी इसके अंदर जो है और भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इट विल नॉट फिल दिस 2, इट विल गिव इट टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है ना. तो हमें तो 20 एलिमेंट्स तक चाहिए, मतलब कैल्शियम तक चाहिए, कैल्शियम का नंबर 20 है. सो दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी आस्क्ड इन एनडीए और सीडीएस और सीएपीएफ और एफकैट. हमें इतना ही पता होना चाहिए, इससे ऊपर एफबॉ प्रिंसिपल नहीं भी पता होगा, ठीक है, तो चल जाएगा. जेई वालों पता करना, ठीक है. इट इज रिक्वायर्ड देयर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनडीए. क्लियर है यहाँ तक. Okay, so stop here today. Tomorrow we'll be studying about ki why chemicals react with each other, how a atom becomes stable, how do they lose electron, how do they gain electron. ये सब हम लोग कल देखेंगे और वैलेंसी वगैरह का चार्ट कल पढ़ेंगे. ठीक है.